गुड मॉर्निंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें हाइड्रोकार्बनों के बारे में जानना है। हाइड्रोकार्बन्स किनको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है। तो अगर हम हाइड्रोकार्बनों को क्लासिफाई करेंगे, अगर हम हाइड्रोकार्बनों को क्लासिफाई करेंगे तो ये दो में डिवाइड हुए हैं। एक को हम बेटा कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे को हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दूसरे को हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो एलिफैटिक है, एलिफैटिक जो वर्ड आ गया वो एलिफर्स से आ गया। एलिफर्स मतलब फैट्स या ऑयल्स। पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी किए गए वो यही एलिफर्स फैटी एसिड्स पे स्टडी हो गई, तो इन्होंने इस कैटेगरी का नाम रखा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। और एरोमा मीन्स जिनमें एक प्लेजेंट स्मेल होती है, जैसे ये वो बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनंथ्रीन, वो बात की बात है। अभी मैं आपको जस्ट कह रहा हूं कि हाइड्रोकार्बनों को दो में क्लासिफाई किया गया है। एक को हम कहते हैं बेटा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे को हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब ये बेटा जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है ये दो में डिवाइड हुआ है। एक को हम बेटा कहते हैं ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे को हम बेटा कहते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन। अब बेटा जो ये ओपन चेन है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है या तो ये स्ट्रेट चेन्स बनाते हैं या ये ब्रांचेड चेन्स बनाते हैं। इनको इसीलिए कहते हैं ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब हो गया जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो बनाते हैं या तो स्ट्रेट चेन या तो ब्रांचेड चेन्स बनाते हैं। और इनको एसाइक्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें कोई साइक्लाइजेशन नहीं होती है, ये कोई रिंग नहीं बनाते हैं, कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाते, इसीलिए हम इनको कहते हैं एसाइक्लिक। इसी तरह साइक्लिक या क्लोज चेन सिस्टम, ठीक है ना बेटा। साइक्लिक या क्लोज चेन सिस्टम में हम देखते हैं इसमें हम यूजुअली इसमें आते हैं, साइक्लिक का मतलब हो गया जिनमें रिंग फॉर्मेशन हो जाए, और जो या उनको हम क्लोज चेन भी कहेंगे क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन जो क्या बनाते हैं वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स और दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन कॉर्नरस्टोन्स ओनली, but in many organic compounds oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus are present, but these elements are present in very trace quantities. अब ये है कि हाइड्रोकार्बन दो में डिवाइड हुआ है। एक को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, दूसरे को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कहां पे पाए जाते हैं? नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, डीजल, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक्स, नाइलॉन, रबर, डाइज, ड्रग्स, बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, स्टेरॉइड्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब ये जो बेटा ओपन चेन जो है, ओपन चेन दो में डिवाइड हुआ है। एक को हम कहते हैं बेटा सैचुरेटेड यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड में आते हैं बेटा अल्केन्स, और इनकी फॉर्मूला है CnH2n+2। और इनमें आते हैं अनसैचुरेटेड में आते हैं अल्कीन्स और आते हैं बेटा अल्काइंस। इनकी फॉर्मूला है CnH2n और अल्काइन की फॉर्मूला है CnH2n-2। अब ये जो बेटा साइक्लिक या क्लोज चेन सिस्टम है ये भी डिवाइड हुए है दो में। इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें हमें आते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनमें हमें आते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स।
एलिक का मतलब हो गया रिजम्बलेंस विद एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लिक का मतलब हो गया रिंग, ठीक है ना। इसमें भी दो आ गए हैं, एक को कहते हैं बेटा सैचुरेटेड साइक्लोअल्केन्स और दूसरा आता है अनसैचुरेटेड साइक्लोअल्केन्स और साइक्लोअल्काइंस। इनकी फॉर्मूला है सेम एज दैट ऑफ अल्कीन्स CnH2n। साइक्लोअल्कीनों की फॉर्मूला है CnH2n-2 और साइक्लोअल्काइनों की है CnH2n-4। अब जो ये बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये डिवाइड हुआ है दो में, एक को कहते हैं एरीन्स, इनको हम एक और नाम देते हैं बेंजीनोइड्स, और दूसरा बेटा है नॉन बेंजीनोइड्स। So hydrocarbons are those compounds which contain hydrogen and carbon constants only. But in number of organic compounds, there are some other elements like oxygen, nitrogen, sulfur, halogens, phosphorus. But those elements are present in very trace quantities. As far as occurrence of hydrocarbons are concerned, they occur in natural gas, petroleum, diesel, perfumes, cosmetics, nylon, rubber, plastics, dyes, drugs, biomolecules like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, steroids. So hydrocarbons are classified into two categories. One is known as aliphatic hydrocarbon, another one is known as aromatic hydrocarbon. Word alipher comes from word alipher is a Greek word, means fats or oils. So first organic compound was studied in previous time. Alifers are fats or oils. So they are of two types. One is known as open chain or acyclic, or second is cyclic or closed chain. Open chain system is a system in which carbon and hydrogen forms either straight or branched chains. Why they are known as acyclic compounds? Because they never undergo cyclization. They do not form ring-like structures. They are of two types. One is saturated hydrocarbon, another one is unsaturated hydrocarbon. In saturated alkanes belong to this category, having formula CnH2n+2 or RH. Unsaturated hydrocarbons in alkenes and alkynes belong to this category. Alkenes are having general formula CnH2n, alkynes CnH2n-2. Cyclic or closed chain system is a system in which carbon and hydrogen undergo cyclization and form ring-like structures. In this, alicyclic compound belong to this category. Ali means aliphatic, cyclic means ring. They are classified into two groups. One is known as saturated cycloalkenes, another one is known as unsaturated cycloalkenes and cycloalkynes. Cycloalkynes are having general formula CnH2. Cycloalkanes are having general formula CnH2n, whereas cycloalkenes and cycloalkynes are having general formula CnH2n-2 and CnH2n-4. As far as these aromatic hydrocarbons are concerned, they are of two types. One is known as arenes or benzenoids, and second one is non-benzenoids. Is it clear to all of you? अब हाइड्रोजन और कार्बन को समझना है। हाइड्रोजन पहले, अगर हाइड्रोकार्बन की मैंने बात की तो हाइड्रोजन और कार्बन को पूरी तरह समझना है। ये हाइड्रोजन है क्या? क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है वो हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ। इसको हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर किया। तो बहुत सारे 118 एलिमेंट्स हैं, कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जो अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, उनमें कुछ मसले हैं। अब यह है कि अगर मैं ग्रुप वाइज ही आपको बताऊंगा कुछ एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिडियम, पोलोनियम,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एस्टेटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, जिंक, है ना। इसी तरह बहुत और है, लैंथनम, सेरम, प्रिजोडियम, योडियम, प्रोमीथियम, समरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, यूरेनियम, है ना। ठीक इसी तरह जो ये एलिमेंट्स है, सबसे पहले इन एलिमेंट, अगर हमारे पास एलिमेंट है कार्बन है और बेटा हमारे पास हाइड्रोजन है, हमें इनके बारे में जानना है। अगर हमें इनके बारे में जानना है तो हमें कुछ मैटर के बारे में जानना है, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानना है, क्योंकि पहले जमाने में लोग कहते थे ऑर्गेनिक का मतलब हो गया लिविंग ओरिजिन, जो चीज जानदारों से हासिल हो उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। जैसे कि हमारे पेड़ एक जमाने में, वो तो मतलब ये तो पता है उनमें लाइफ है, फिर बहुत सारे भूचाल्स आ गए, वॉल्केनो आ गए, वो जमीन के अंदर धस गए, फिर हजारों सालों के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में। कोल में क्या पाया जाता है, कार्बन। इसी तरह समंदर में बहुत सारी व्हील्स थे, जब उन वो मतलब हजारों सालों के बाद उनमें वो तेल निकलना शुरू हो गया, ठीक है ना, उसमें भी हम देखते हैं उसमें कार्बन है, ठीक है ना। तो अब ये जो, मगर उसके बाद बहुत सारे केमिस्ट्स आ गए, उन्होंने कहा कि और भी उसके बाद बर्जिलिस आ गया, एक और केमिस्ट, उसने कहा ये कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हमारी बॉडी में बन जाते हैं बाय नेचुरल फोर्सेस, ठीक है ना। मगर उसके बाद और भी कुछ केमिस्ट्स आ गए जिन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में भी बना सकते हैं। जैसे कि वोहलर आ गया, उसने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया, NH2CO NH2। बर्थोल्ट आ गया, उसने मीथेन गैस बनाया। कोलबिस आ गया, उसने एसिटिक एसिड बनाया। तो बहुत सारे केमिस्टों ने काम किया, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक का मतलब ये जरूरी नहीं है कि लिविंग ऑरिजिन हो, हम इनको इनऑर्गेनिक चीजों से भी बना सकते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब हो गया जिनका नॉन लिविंग ऑरिजिन हो, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आपस में मिलाया आपस में, तो वहां से ऑर्गेनिक बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह की ये तो थी इनकी हिस्ट्री। अब ये इसके बाद अब हम देखेंगे बेटा, अगर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो इस कार्बन और हाइड्रोजन को सीखने के लिए हमें क्या करना है। हमें पता है कि केमिस्ट्री वो एक ब्रांच ऑफ साइंस है इन विच वी स्टडी प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। यानी दुनिया में जो भी कोई चीज है वो मैटर है। अगर आप इसकी केमिस्ट्री देखेंगे, इसका किसका बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, ठीक है ना। तो हर कोई चीज तो मैटर है। जो हम हवा लेते हैं अंदर ऑक्सीडेशन के लिए, उसमें भी अगर हम देखेंगे, इन्फ्लेट करेंगे बैलून में, उसमें भी वजन है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब ये है बेटा यहाँ पे कि अब जो ये मैटर है, हर कोई चीज, ये बना हुआ है एटमों से। किसका बना हुआ है, ये एटमों का बना हुआ है। एटम पुराने जमाने में कहते थे वो एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि ये जो एटम है ये इंडिविजुअल पार्टिकल है, मगर ये बना हुआ है दो चीजों से। एक को कहते हैं हम सेंट्रल पार्ट और दूसरे को बेटा कहते हैं हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो एटम है, एटम बना हुआ है दो पार्टों का। एक को हम कहते हैं सेंट्रल पार्ट, दूसरे को हम बेटा कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है ना बेटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सेंट्रल पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की जो बाहर वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक कि नहीं, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अब ये तो पता है कि एक जमाने में एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, वो बना हुआ है दो पार्टों से। एक को हम कहते हैं सेंट्रल पार्ट या न्यूक्लियर पार्ट, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस से बाहर वाला जो पोर्शन है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, ठीक है ना। मगर फिर उसके बाद कुछ केमिस्ट्स आ गए, जैसे कि जे थॉमसन आ गया और गोल्डस्टीन आ गया और जेम्स चैडविक आ गया। उन्होंने कुछ पार्टिकल डिस्कवर किए। जे थॉमसन जो था उसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, ठीक है ना बेटा। उन्होंने कहा ये कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन है डिनोटेड बाय ई, इसका चार्ज नेगेटिव है। और जो न्यूट्रॉन है इसको जीरो चार्ज है या न्यूट्रल, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। ये प्रोटॉन है, P मीन्स प्रोटॉन, E मीन्स इलेक्ट्रॉन, N मीन्स न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया
जेम्स चैडविक ने, जो स्टूडेंट था लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड का, जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ठीक है ना। अब बेटा प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर जो है वो न्यूक्लियस है। ये किस में रहते हैं? ये न्यूक्लियस में रहते हैं। इनको तभी इकट्ठा कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्यों कहते हैं न्यूक्लियॉन्स? क्योंकि ये न्यूक्लियस में रहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? ये इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जिन पे नेगेटिव चार्ज है। जिस तरह सोलर सिस्टम में हमें पता है, सोलर सिस्टम में हमें पता है ये कि जो प्लैनेट्स घूमते हैं सन के इर्द गिर्द, हमारी जमीन, अर्थ, मार्स, नेपच्यून, जुपिटर, ठीक है ना, ये इर्द गिर्द किसके घूमते हैं? ये स्टेशनरी नहीं होते। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी स्टेशनरी नहीं होते। दे आर नॉट स्टेशनरी इन स्टेट, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सेंट्रल पार्ट विच इज नोन एज न्यूक्लियस। कुछ शेल्स होते हैं जिन शेलों में ये घूमते हैं एनर्जी लेवल्स में, जो हम बाद में देखेंगे, अभी बेसिक ही है। ठीक है ना बेटा। तो अब यह है कि न्यूक्लियस जो है थोड़ा बहुत भारी है, थोड़ा बहुत भारी है। किससे? इलेक्ट्रॉन से। इसीलिए जो प्रोटॉन्स है वो अंदर है, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े बहुत हल्के हैं। हल्की चीज अच्छे से घूमती है और स्टेबिलिटी भी एटम को बहुत अच्छे से आती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। यहां तक तो ठीक है, ये तो ठीक है, यहां तक तो हमें समझ आ गया। अब इसको समझने के लिए और जाने के लिए हमें क्या करना है? इसको और जाने के लिए हमें यहां पे थोड़ा बहुत एटॉमिक नंबर के बारे में सीखना है। यहां पे हमें देखना है किसके बारे में? एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर को इंट्रोड्यूस किया मोसले ने। बहुत काम किया उन्होंने पीरियोडिक टेबल के लिए। मोसले ने इसने कहा एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इट इज डिफाइंड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, एटॉमिक नंबर का मतलब है डिफाइंड एज टोटल नंबर किसमें है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर किसी में एक प्रोटॉन होगा तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 2 होगा, उसमें 2 प्रोटॉन्स होंगे। वो कहां पे होंगे? न्यूक्लियस में। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 10 है, उसमें कितने प्रोटॉन्स है? 10 प्रोटॉन्स। वो किसमें है? न्यूक्लियस में। अगर किसी का, हमारे पास 118वां एलिमेंट है, उसमें कितने प्रोटॉन्स है? 118। वो किसमें होंगे? वो न्यूक्लियस में होंगे। ठीक है बेटा। इट इज डिनोटेड बाई जी। इट इज डिनोटेड बाय, ये किससे हम डिनोट करते हैं? Z से या Z से। ठीक है ना। मगर यहां पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, ये भी याद रखिए, फॉर न्यूट्रल एटम्स। फॉर न्यूट्रल एटम्स, जो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम का मतलब है अगर हम एलिमेंट देखते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है पीरियोडिक टेबल में, हम देखते हैं न्यूट्रल है, ना कोई नेगेटिव चार्ज है ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, जीरो चार्ज है। फॉर न्यूट्रल एटम्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक बेटा कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एटॉमिक नंबर को इंट्रोड्यूस किया मोसले ने। इसने कहा कि कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। इट इज, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। और हमें पता है फॉर न्यूट्रल एटम्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक बेटा कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। उतारिए। अब इसके बाद अगर हमारे पास सबसे पहला जो एलिमेंट है वो बेटा आता है हाइड्रोजन। वो कौन आता है हमारे पास? पहला एलिमेंट आता है हाइड्रोजन। ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। ठीक है ना। फिर उसके बाद सोडियम है। सोडियम को एस से क्यों नहीं डिनोट करते? अगर हाइड्रोजन को एच से डिनोट किया, हीलियम को He से किया, लिथियम को Li से किया, बेरिलियम को Be से किया, बोरान को B से किया, कार्बन को C से किया, नाइट्रोजन को N से किया, ऑक्सीजन को O से किया,
फ्लोरीन को F से किया, नियॉन को Ne से किया, फिर उसके बाद 11वां आता है सोडियम, क्योंकि उस पहले ही सल्फर डिस्कवर हुआ था, उसका लेटिन नेम है नाइट्रियम, ठीक है ना। इसी तरह आपको फिर इसके बाद अगर सोडियम आता है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम आता है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम आता है, फिर उसके बाद सिलिकॉन आता है, फिर उसके बाद फास्फोरस आता है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। फिर उसके बाद सल्फर आता है, ठीक है ना, फिर क्लोरीन आता है, ठीक बेटा कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। फिर आर्गन आता है, ठीक है ना, फिर पोटेशियम आता है, पोटेशियम से पहले ही डिस्कवर हुआ था फास्फोरस, उसका लेटिन नाम है कैलियम, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। फिर कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, इसी तरह सो ऑन, ठीक है ना। अब हमारे पास जो एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर हमने अभी कहा, ये किससे हम डिनोट करते हैं, ये जी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरान को 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियॉन का 10 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि इसी तरह सोडियम का 11, मैग्नीशियम का। अब हमें यहां पे किस पे सर्च करनी है, ये जो हमारा कार्बन है, क्योंकि हमें पढ़ने हैं हाइड्रोकार्बन, तो हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक बेटा कि नहीं। अब यहां पे मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स बेटा होंगे, 1 प्रोटॉन, ठीक है ना। अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर है, इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में, 2। अगर लिथियम होगा, इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में, 3। अगर बेरिलियम होगा, इसमें कितने होंगे, 4। अगर बोरान होगा, इसमें कितने होंगे, 5। अगर कार्बन होगा, इसमें कितने होंगे, 6। अगर नाइट्रोजन होगा, इसमें कितने होंगे, 7। अगर ऑक्सीजन होगा, इसमें कितने हैं, 8 प्रोटॉन्स। अगर फ्लोरीन है, इसमें कितने हैं, 9 प्रोटॉन्स। अगर नियॉन है, इसमें कितने हैं, 10 प्रोटॉन। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 100 होगा, उसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, 100 प्रोटॉन्स। वो कहां पे होंगे, न्यूक्लियस में, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जो हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, वहां पे हम हाइड्रोजन रिकॉग्नाइज अगर हम देखेंगे वो H है, ठीक है। इसका मतलब है वो उस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, वो H एज H है, हीलियम एज H ही है, तो वो न्यूट्रल है। तो मैंने आपको कहा कि अगर न्यूट्रल एटम्स होंगे, उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब अगर 1 प्रोटॉन है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 प्रोटॉन होंगे तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3 प्रोटॉन तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 है, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 5 है तो 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। अगर 6 है तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। अगर 7 है, 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 है, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह 9 है तो 9 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह 10 है तो 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर कोई किसी का एटॉमिक नंबर 100 होगा तो उसमें 100 प्रोटॉन्स होंगे और 100 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसी में 110 है तो 110 प्रोटॉन और 110 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना बेटा। अब यहां पे एक और बात आ रही है, यहां पे एक और चीज आती है। अगर अब हमारे पास होंगे फॉर कैटायोनिक और एनायोनिक स्पीशीज, फॉर कैटायोनिक और एनायोनिक स्पीशीज। कैटायोनिक का मतलब हो गया बेटा, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम कहते हैं कैटायन। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम कहते हैं एनायन, ठीक है ना, एनायन। ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अगर मैं आपको बात करूंगा हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक बेटा कि नहीं। अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का चार्ज क्या है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है नेगेटिव, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या रहेगा H पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। अब इसमें क्या रह गया, इसमें एक प्रोटॉन है और कोई 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ठीक, दूसरा, अगर हाइड्रोजन ने एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, इसमें आएगा एक प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ बैलेंस हो जाएगा, वहां पे चढ़ेगा क्या, H नेगेटिव। इसको हम कहते हैं हाइड्राइड आयन, इसको क्या कहते हैं हम, हाइड्राइड आयन। मगर तीनों में आप देखिए, इसमें भी एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन है,
और इसमें भी एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन नंबर जो है वो कांस्टेंट रहा, ठीक है कि नहीं है। मगर अगर चेंजेबल है वो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सही है ना कि अगर कैटायोनिक और एनायोनिक स्पीशीज होंगे उसमें क्या करते हैं, उसमें ये जो है अगर हम कैटायोनिक की बात करेंगे ना उसमें प्रोटॉन्स एक्सीड हो जाते हैं, और अगर एनायोनिक स्पीशीज की बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सीड होते हैं, मगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि नहीं? बात समझ में आ रही? अब इसके बाद ये आप उतारिए, इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे, अब इसके बाद अब जो हमारे पास ये हाइड्रोजन है, अब ये जो मैंने कहा आपको न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कुछ शेल्स होते हैं, जिन शेलों में क्या होता है, जिन शेलों में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, जिन शेलों, इनको हम शेल्स कहते हैं, सिंपल में पहले है, फिर उसके बाद इसमें ये जो न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस का घर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इकट्ठे इनको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ये पहला शेल है, इसको हम के शेल कहते हैं, फिर इसके बाद एल शेल, फिर इसके बाद एम शेल, फिर इसके बाद एन शेल। जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतने शेल्स भी बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो नजदीक वाला शेल है इसको N1, हालांकि आगे चलकर मैं आपको बताऊं इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, अब वो भी आपको समझ नहीं आएगा, आप याद रखिए N मीन्स नंबर ऑफ शेल्स। अब इसके बाद N इज इक्वल टू 2 है, फिर इसके बाद N इज इक्वल टू 3, फिर इसके बाद N इज इक्वल टू 4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा। अब अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम मशहूर है, बोहर की रेडियस, बोहर की एनर्जी, बोहर की वेलोसिटी, बहुत काम किया उसने एटम पे, ठीक है ना। अब बोहर की फॉर्मूला ये है 2n² इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला, ये आप याद रखनी है आपको, 2n² इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला, ठीक कि नहीं। उसने कहा कि अगर n होगा 1 यानी फर्स्ट शेल का मतलब बेटा हो गया के शेल, फर्स्ट शेल का मतलब क्या है, के शेल, ठीक है ना। फर्स्ट शेल का मतलब क्या है, यहां पे फर्स्ट शेल हम कहते हैं के शेल को, ठीक है ना। फर्स्ट शेल जो है उसको हम कहते हैं के शेल, वो हमारे पास के शेल है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि अगर हम n का वैल्यू देंगे, फर्स्ट शेल होगा 2, n का 1 वैल्यू होगा 1, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हाईएस्ट के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हाईएस्ट आएंगे, 2 से कम आ सकते हैं मगर 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। अगर 2 से कम होंगे तो 2 बराबर करने हैं, जिसको हम कहते हैं डुप्लेट। बात समझ में आ रही? फिर उसके बाद अगर n दूसरा होगा, सेकंड शेल है, तो वो आएगा 2 का स्क्वायर, यानी n का वैल्यू आपको 2 देना है, 2 2 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं, वो जो हमारा दूसरा शेल है जिसको हम कहते हैं एल शेल, ठीक है ना। तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है बेटा कि नहीं? बात समझ में आ रही कि? तो 8 का मतलब हो गया ऑक्टेट, 8 से कम आ सकते हैं, 7 6 5 4 8 तक आने हैं, ऑक्टेट जिसको कहते हैं, मगर 8 से ज्यादा नहीं आएंगे। फिर उसके बाद n इज इक्वल टू 3, इसमें कितने आएंगे फिर, 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। 3 3 9 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं फिर, एम शेल में, ठीक है ना। तो 18 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, एम शेल जो है 18 इसमें आएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर n इज इक्वल टू 4 लेंगे तो वो आएगा 2, 4 का स्क्वायर, वो आएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। 32 इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे, वो एन शेल में आएंगे, ठीक है ना। 32 से कम आ सकते हैं, 32 से ज्यादा नहीं आएंगे। ये तो था पुराना, ये तो 8th 9th 10th से हम सुन रहे हैं, मगर इसके बाद हमें हकीकत में जो है SPD वो सीखना है, ठीक है ना, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आए। तो इसका मतलब है 2n अगर 1 होगा तो ये के शेल है, के शेल में कितने, हमने फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल की, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। अगर n दूसरा शेल होगा एल शेल तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं,
तो 8 से कम आ सकते हैं, इसी तरह का 8 से ज्यादा नहीं आएंगे, इसी तरह 100 तीसरा होगा तो 18, चौथा होगा तो 32, इसी तरह अगर पांचवा होगा तो 50 आएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां तक तो ठीक है ना। तो इसका मतलब के में कितने अकोमोडेट होते हैं? 2। एल में कितने अकोमोडेट होते हैं? हाईएस्ट 8। ठीक है ना? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना? तो इसको जो हम इसको मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूट होना शेलों में, उसको कहते हैं ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा?